नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जब से मैंने बीपीएससी का इंटरव्यू डाला और रणनीति बताई थी, तब से बार बार मैसेज आ रहा था, बार बार रिक्वेस्ट आ रहा था कि बिहार एसआई जिसका एग्जाम 26 दिसंबर को होने वाला है और एक महीना मात्र बचा हुआ है, उसकी भी रणनीति बताइए कि आखिरी महीने में हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो पूरा डेडिकेटेड होगा बिहार एसआई के स्टूडेंट्स को, जो कि बीपी डबल एससी का एग्जाम देने वाला है 26 दिसंबर को। और चूंकि मैं 2 बार खुद ही प्री निकाल चुका हूं, तो मुझे किसी टॉपर की जरूरत नहीं है, इसमें मैं खुद ही गाइड आपको कर सकता हूं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और यदि चैनल पर पहले से सदस्य है तो लाइक कर दीजिएगा, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में यदि कोई भी समस्या हो तो निश्चित तौर पर बताइएगा। मैं सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो के बाद आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं होगी बिहार एसआई एग्जाम से संबंधित किसी भी समस्या के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। दोस्तों, मैं आपको गाइड कर सकता हूं, पढ़ना आपको है। 8 घंटे से 10 घंटे डेली आपको निश्चित तौर पर डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी होगी। आसानी से आप एक महीने में निकाल सकोगे, यह मेरी पूरी उम्मीद है। 80 प्लस टारगेट कीजिए, 85 प्लस हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम 80 प्लस अपना टारगेट जरूर रखिए कि 80 से ज़्यादा नंबर हमको लाना है निगेटिव काट करके। वैसे निगेटिव बहुत कम होता है, 5 क्वेश्चन गलत होते हैं तब आपका 1 नंबर करता है। तो मैं कहूँगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। हाँ, ज़्यादा तुक्का नहीं लगाना है, लेकिन तुक्का लगा सकते हैं, में कोई बहुत ज्यादा निगेटिव मार्किंग नहीं है। आइए बात करते हैं क्या क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो सबसे पहले तो आपके पास कोई भी जो एक जीके की किताब निश्चित तौर पर आपके पास होगी, चाहे वो लूसेंट होगा, चाहे क्राउन होगा, किरण होगा या फिर केबीसी नैनो होगा, कोई भी एक जीके की किताब तो आपके पास जरूर होगी। तो उसको आपको 3 बार रिवाइज कर जाना है। इस एक महीने में 3 बार पूरा का पूरा किताब आप रिवाइज कर जाइए। 1 या 2 बार आप पहले से भी पढ़ चुके होंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, और यदि कोई दिक्कत होती है तो लूसेंट वगैरह का वीडियो मैं बना चुका हूँ। लूसेंट में आपका आधुनिक भारतीय इतिहास का वीडियो बना चुका हूँ, बायोलॉजी का वीडियो बना चुका हूँ, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे आते हैं। कल ही मैंने फिजिक्स का भी वीडियो अपलोड किया है, तो वो वीडियो देख करके भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे वीडियोज केमिस्ट्री के और अन्य सब्जेक्ट्स के भी आने वाले हैं जल्द ही, जिसमें एक ही वीडियो में आपको टोटल का टोटल सब्जेक्ट रिवाइज कराया जाता है। ठीक है, तो चलिए ये जो है आपका 3 बार आपको वीडियो देख करके पढ़िए या किताब से पढ़िए, जैसे भी आपको इच्छा हो, लेकिन 3 बार पूरा का पूरा किताब एक बार जरूर से जरूर रिवाइज कर जाइए। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, जीएस की बुक जो है उसको 3 बार रिवाइज करना है। ठीक है, और रिवाइज किस प्रकार से करेंगे आप, तो एक डायरी ले लीजिए, उसमें नोट्स बनाते चलिए कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा है। आज के जितने टॉपिक्स हैं वो निश्चित तौर पर लिख डालिए और कल जो पढ़ना है उसको भी डायरी मेंटेन करते हुए लिख डालिए और उसमें टिक लगाते जाइए। जो जो आप कंप्लीट करते जाते हैं उसको टिक लगाते जाइए। ठीक है, या फिर आप कैलेंडर में भी लिख सकते हैं। कैलेंडर जो होता है घर में बड़ा वाला, देखते होंगे बैंक वगैरह का बहुत बड़ा बड़ा कैलेंडर होता है, तो उस पर हर एक डेट पर अपना टारगेट लिख दीजिए और फिर जो है टारगेट जो कंप्लीट होता जाता है उसको टिक मार्क करते चलिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कि क्या नहीं करना है। सेकेंड काम जो आपको करना है वो है कि कोई भी एक ऑब्जेक्टिव का प्रीवियस ईयर बुक ले लीजिए। जैसे आपका लूसेंट का ऑब्जेक्टिव आता है, क्राउन का भी ऑब्जेक्टिव आता है, किरण का ऑब्जेक्टिव आता है, बहुत सारे पब्लिकेशन है जिनका ऑब्जेक्टिव किताब आता है। ठीक है, तो उससे जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निश्चित तौर पर कर जाइए। जरूरी नहीं कि बिहार एसआई का ही करना है, उसमें रेलवे का भी क्वेश्चन होगा, एसआई का भी, एसएसटी का भी, ये आपका एसएससी का भी क्वेश्चन होगा। तो कोई भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट आता है या फिर जो आपका बुकलेट आता है, ऑब्जेक्टिव किताब जो आती है, वो निश्चित तौर पर बनाइए। ठीक है, कोई भी आप जैसे मान लिया लूसेंट पढ़ रहे हैं और उसमें सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े, तो तुरंत जाकर के लूसेंट के ही ऑब्जेक्टिव से सिंधु घाटी सभ्यता का टोटल क्वेश्चन आप रिवाइज कर जाइए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन बनता जाएगा वैसे। ठीक है, तो कोई भी एक ऑब्जेक्टिव किताब जो है वो भी निश्चित तौर पर बनाइए। सारा बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक जरूर बनाइए। और यदि मार्केट में आपको प्रैक्टिस सेट मिलता है, जैसे आपका
कोई भी प्रैक्टिस सेट आपका आ रहा है, एडुटेरिया वगैरह का आ रहा है और भी बहुत सारे पब्लिकेशन के आ रहे हैं प्रैक्टिस सेट मार्केट में, तो वो भी जरूर बनाइए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा क्वेश्चन बनने पर। और यदि नहीं भी बनता है तो आपको निराश नहीं होना है। जिस सब्जेक्ट में, जिस टॉपिक का क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत हो रही है उसको रिवाइज जरूर करते चलिए, ठीक है। तो अपना आकलन खुद करिए और तैयारी करते चलिए, ठीक है। ये काम आपको करना है। उसके बाद क्या करना है, तो यहां पर जीएस जो है आपका समाप्त हो जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है कि कोई भी एक वार्षिकी ले लीजिए करंट अफेयर्स के लिए। कोई भी एक वार्षिकी, आपका एडुटेरिया का आता है, अरिहंत का आता है, स्पीडी का आता है। मैं कहूँगा स्पीडी का ले लीजिए, वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो स्पीडी का ले लिया वार्षिकी और उसको कंप्लीट थॉरोली 3 बार पढ़ गए, ठीक है। एक बार से काम नहीं चलेगा दोस्तों। ये नहीं सोचिएगा कि अंतिम समय में 2-4 दिन बचेंगे तो एक बार पूरा पढ़ जाऊंगा, ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्तों। अभी से डेली आधा घंटा 1 घंटा जो है वो स्पीडी पढ़ते चलिए ताकि आपका रिवाइज होते जाए। और लास्ट में जो 3-4 दिन बचेंगे उसमें तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन अभी से आप करते चलिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। और 26 दिसंबर को एग्जाम है तो आपको 10 दिसंबर तक का टोटल करंट अफेयर्स आपको करना ही करना है। सबसे ज्यादा फोकस देना होगा जून से लेकर के और आपका 10 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स पर। यहीं से आपके 80% करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जनवरी से जून तक जो होगा 2021 तक, वहां से आपका 20% क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। तो टोटल करंट अफेयर्स आप वार्षिकी एक उठा लीजिए और वहां से कीजिए, या फिर मेरे वीडियोस भी आप देख सकते हैं। और भी यदि कोई चैनल है जहां पर वीडियोस दिए जा रहे हैं तो वहां से भी आप रिवीजन कर सकते हैं। वीडियोस देखने का क्या उद्देश्य होता है दोस्तों, हमेशा पढ़ने की तो इच्छा होती नहीं है, किताब वगैरह खोल करके या फिर पीडीएफ खोल करके हमेशा पढ़ने की तो इच्छा होती नहीं है। तो जिस समय पढ़ने की इच्छा नहीं है, पौधों में पानी दे रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, दोस्तों के साथ टहल रहे हैं या फिर अकेले टहल रहे हैं, मन को शांत करने के लिए छत पर चले गए हैं, तो उस समय क्या करेंगे कि वीडियो देखें चाहे नहीं देखें, लेकिन वीडियो चल रहा है और हेडफोन लगा लिया कान में, क्वालिटी वीडियो की कम कर दी ताकि डाटा कम खर्च हो, स्पीड बढ़ा दिया ताकि जल्दी जल्दी आगे बढ़े वीडियो, ठीक है। और फिर हेडफोन लगा करके अपना सुन रहे हैं। सुनते सुनते, जरूरी नहीं है कि हर चीज सुने, लेकिन सुनते सुनते कुछ ना कुछ तो याद जरूर हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप वीडियो देख सकते हैं या फिर केवल सुन सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है, ये मैं जरूर कहूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि किताब सोर्स क्या होना चाहिए, ठीक है। मेरे चैनल पर आपको कौन कौन से वीडियोज मिल जाएंगे, तो पॉलिटी का कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा। पॉलिटी का कंप्लीट वीडियो यदि आप देख लेते हैं 10 से 12 घंटा का होगा, तो उसके बाद आपका कोई भी जो है पॉइंट नहीं छूटेगा, इतना मैं दावे के साथ कहता हूं। इसके अलावा बिहार जीके से भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि बिहार का एग्जाम है तो बिहार जीके से भी क्वेश्चन आता है। तो बिहार जीके फॉर बीपीएससी करके एक प्लेलिस्ट है, वहां पर आपको बिहार जीके के संबंध में आपका इतिहास का मिल जाएगा, फिर आपका भूगोल का सारा टॉपिक मिल जाएगा, इसके अलावा करंट अफेयर्स मिल जाएगा। तो बिहार जीके और करंट अफेयर्स ये निश्चित तौर पर वहां से कर सकते हैं आप। इसके अलावा हिस्ट्री में भी बहुत सारे वीडियोज मैंने डाले हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास तो बिल्कुल ही खत्म है पूरा का पूरा, आधुनिक भारतीय इतिहास भी 50% से ज्यादा खत्म है, ठीक है। बस लास्ट का कुछ चैप्टर बचा हुआ है तो वो भी जल्दी खत्म कर दूंगा, तो हिस्ट्री भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स और बिहार करंट अफेयर्स ये भी आप निश्चित तौर पर देखिए, आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। कुछ टॉपिक्स जो है आपके लूसेंट का मैंने बनाया, जैसे मैंने बताया कि बायोलॉजी का कंप्लीट बना दिया हूं, फिर लूसेंट से ही आधुनिक भारतीय इतिहास का कंप्लीट बना दिया हूं। तो लूसेंट की किताब यदि पढ़ने का या रटने का इच्छा ना हो तो वीडियो चला लिए और वहां से रिवाइज कर लिए, इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सोर्स। और कुछ भी नया नहीं पढ़ना है दोस्तों, बिल्कुल अभी जो है टाइम नया कुछ भी पढ़ने का नहीं है। अभी क्या है कि मार्केट में बहुत सारी किताबें आएंगी, है ना, और आपका मन ललचाएगा, ये भी पढ़ लेता, वो भी पढ़ लेता, वो भी पढ़ लेता, और ज्यादा किताबें ले आएंगे आप मार्केट से और कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए कम स्रोत, जो स्रोत आप पढ़ रहे हैं उसी को बार बार पढ़िए, नया कुछ भी मत लीजिए, मैं यही कहूंगा। करंट अफेयर्स का यदि लेटेस्ट अपडेट आता है तो वो जरूर ले सकते हैं, बाकी कुछ भी नया मत लीजिए, चाहे कितना भी लाला, चाहे कितना भी मार्केट में कुछ भी आ जाए, आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, ठीक है। मेरी बात मानिए और तैयारी कीजिए। अब देखते हैं कि क्या करना है, आपको करना क्या है। तो रिवाइज एज मच एज यू कैन, जितना ज्यादा रिवाइज कर सकते हैं उतना ज्यादा रिवाइज कीजिए। 3 बार तो मिनिमम करना ही करना है, उससे ज्यादा भी अगर आप रिवाइज कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर करिए। और रिवाइज करने का तरीका मैंने पिछले वीडियोज में बताया है, 1-1-1। आप आज के डेट में जो तैयारी का जो भी पढ़े हैं वो 3 दिन के बाद के डेट के लिए लिख लीजिए डायरी में।
3 दिन के बाद फिर से उसको रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद 1 सप्ताह के बाद फिर से उस टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए और फिर जो है लास्ट टाइम में रिवाइज कर लीजिए, आपका निश्चित तौर पर याद हो जाएगा। 3 बार आप किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं तो वो निश्चित तौर पर दिमाग में घुस जाता है, परमानेंट मेमोरी में आ जाता है और उसके बाद फिर आप नहीं भूलते। तो जितना बार रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है और लास्ट टाइम में रिवीजन ही जो होता है वो की टू सक्सेस होता है, इतना जरूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है आपका टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज बनाना है या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन यदि आता है ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी। मैंने जैसा बताया कि बहुत सारे पब्लिकेशन के आपके उपलब्ध हैं मार्केट में, एडुटेरिया है, अरिहंत है और भी बहुत सारे पब्लिकेशन के आते हैं, तो वहाँ से आप बना सकते हैं जो प्रैक्टिस सेट आता है वो, ठीक है। लेकिन आप ये उसी पर डिपेंडेंट मत रहिएगा, क्योंकि इसमें जो है ना आपका टाइमिंग का कोई इशू नहीं होता है, आपके पास परफेक्ट टाइम होता है क्वेश्चन 100 क्वेश्चन बनाने के लिए, तो टाइम बच ही जाता है, बर्बाद नहीं होता, मतलब कम नहीं पड़ता है ना। तो इसलिए आपको टाइमिंग सुधारने के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट की जरूरत नहीं है, लेकिन अपना रिविजन को परखने के लिए, अपना जो तैयारी है उसको परखने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना खुद का आकलन करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं टेस्ट सीरीज का, कि भैया कौन सा सेक्शन में मेरा कमजोर है और कौन सा सेक्शन मेरा मजबूत है। जो भी सेक्शन कमजोर है उसको एवरेज तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए और ज्यादा जोर उस सेक्शन पर दीजिए जो एवरेज है, उसको बहुत ज्यादा मजबूत कर लीजिए, ताकि अगर उस चैप्टर से, उस सेक्शन से क्वेश्चन आए तो फिर आपका एक भी न छूटे, ठीक है। ये निश्चित तौर पर आप कीजिएगा। इसके बाद है एनालाइज योरसेल्फ एंड इंप्रूव वीक सेक्शन। जैसा मैंने बताया कि जो कमजोर पक्ष है उसको जरूर से जरूर मजबूत कर लीजिए, कम से कम एवरेज तक जरूर पहुंचा लीजिए, ठीक है। इसके बाद है करंट अफेयर्स में आपको कौन कौन से टॉपिक लास्ट टाइम पे पढ़ने हैं, ठीक है, ये मैं जरा सा बता देता हूं। तो करंट अफेयर्स में आपको योजनाएं पढ़ लेनी है, ठीक है, फिर सैन्य अभ्यास है, फिर आपका रैंकिंग जो आता है, आपका वर्ल्ड लेवल पर रैंकिंग इंडिया का या फिर स्टेट्स का रैंकिंग जो नीति आयोग करती है विभिन्न आधारों पर, है ना, स्वच्छता सर्वेक्षण वगैरह आता है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक वगैरह आता है, तो ये सब नीति आयोग जो निकालती है उस सूचकांक में राज्यों की रैंकिंग, खास करके बिहार की रैंकिंग पर जरूर फोकस कीजिएगा और रैंकिंग निश्चित तौर पर कर लीजिएगा। इसके बाद है प्रमुख दिवस। प्रमुख दिवस भी पूछे जा रहे हैं आजकल और उससे जुड़ी थीम भी पूछी जा रही है, तो प्रमुख दिवस और उससे जुड़ी थीम ये निश्चित तौर पर कर लीजिएगा। इसके बाद है आपका उत्सव एवं सम्मेलन। जो भी उत्सव होते हैं किसी स्टेट विशेष में, या फिर जैसे अपने यहाँ अभी किलकारी महोत्सव हुआ है या फिर आपका और भी बहुत सारे महोत्सव हुए हैं बिहार में भी जो है, तो उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं पुरस्कार। जी हाँ, पुरस्कारों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले ही आपका सैन्य पुरस्कार दिया गया है, वीर चक्र, शौर्य चक्र, महावीर चक्र, ये सब दिया गया है। इसके अलावा पद्म पुरस्कार भी दिए गए हैं। तो ये सब हो गया आपका ओलंपिक से संबंधित जितने भी न्यूज हैं मार्केट में, ओलंपिक या फिर पैरा ओलंपिक से संबंधित, कोरोना से संबंधित पुरस्कार की बात करें तो आपका ऑस्कर जो दिया गया है, या फिर जो विभिन्न फिल्म पुरस्कार, खेल पुरस्कार इत्यादि दिए गए हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इत्यादि जो दिए गए हैं, साहित्य से संबंधित जो पुरस्कार दिए गए हैं, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और पुरस्कारों से निश्चित तौर पर 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आगामी जो खेल आयोजन होने वाले हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं जो खेल घटनाक्रम है ये हो गया। इसके अलावा पुस्तक एवं रचयिता, जो भी पुस्तक न्यूज में रहा है या फिर कोई फेमस राइटर का लिखा हुआ है, जैसे अभी हाल ही में कल ही परसों में मनीष तिवारी जो कांग्रेस के एक नेता है, उनकी एक किताब आई है तो बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है उसकी, है ना। उसमें उन्होंने जिक्र कर दिया कि 26/11 का जो हमला हुआ था उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार को कड़ा फैसला लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो इस बात पर बवाल हो गया। इसके अलावा विक्रम संपत की पुस्तक जो आई थी वीर सावरकर जी पर, तो उस पर भी बवाल हो गया। तो जो भी पुस्तकें चर्चा में होती हैं उन पर जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी भी किताबें आई हैं एक आध, तो वो भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रही हैं, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं और देख लेते हैं आपका आयोजन, विभिन्न जो आयोजन होते हैं, ठीक है, उन पर जरूर फोकस कीजिएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी अलग अलग आयोजन करती रहती है, विभिन्न सम्मेलनों का आयोजन होता है, विभिन्न मेलों का आयोजन होता है, उत्सवों का आयोजन होता है, ठीक है। जैसे अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, है ना, तो इस प्रकार का जो आयोजन होता है उस पर भी जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये सब आपको लिस्ट वाइज मिल जाएगा
और मैंने भी जनवरी से जून तक का जो है वो डाल दिया है ये सारा टॉपिक, और 6 टॉपिक मैंने डाला है वीडियो, और इसके बाद जो है उसको अपडेट भी कर रहा हूँ, तो नवंबर तक का टोटल अपडेट आपको मिल जाएगा दिसंबर महीने में, ठीक है। तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा, वीडियो से यदि देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। कोरोना से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, कोरोना पर एक स्पेशल वीडियो मेरा आएगा, वो आप देख सकते हैं, या फिर आपको एडुटेरिया वगैरह में कोरोना से संबंधित नोट्स मिल जाएंगे, स्पीडी में भी मिल जाएंगे, तो वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका प्रमुख संगठन, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उनसे निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो जरूर देख लीजिएगा। खास करके WHO के बारे में निश्चित तौर पर देख लीजिएगा, IMF के बारे में देख लीजिएगा। WHO बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है कोरोना को लेकर के, तो इसलिए WHO के बारे में निश्चित तौर पर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपके प्रमुख जो देशों के संगठन है, जैसे G7 का सम्मेलन हुआ, G20 का सम्मेलन हुआ, अभी मोदी जी गए थे क्वाड के सम्मेलन के लिए, है ना। तो ये सब जो संगठन है इनके बारे में भी देख लीजिएगा कि इस संगठन में कितने देश हैं और कहाँ पर इनका जो है आपका बैठक हुआ है, ठीक है। तो ये जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा विभिन्न जो मंत्रालय हैं या फिर केंद्र सरकार, राज्य सरकार कोई भी जो ऐप निकाल रही है, खास करके कोरोना से संबंधित ऐप या फिर स्वास्थ्य से संबंधित ऐप अभी बहुत सारे लॉन्च किए गए हैं, तो उन सब के बारे में देख लीजिएगा। ऐप्स और पोर्टल्स के बारे में निश्चित तौर पर देख लीजिएगा, ये करंट अफेयर्स में आपको काम आएंगे। इसके बाद आते हैं तो साइंस जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, और साइंस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो महत्वपूर्ण टॉपिक में आप सेल देख लीजिएगा बायोलॉजी में, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। इसके अलावा जंतु एवं वनस्पति वर्ग जो होता है वो जरूर देख लीजिएगा, कौन सा ऑर्थ्रोपेडा है, कौन सा मोनालिडा है, ये सब जो है आपको देख लेना है, ठीक है। इसके अलावा मानव तंत्र, जैसे पाचन तंत्र हो गया, आपका श्वसन तंत्र हो गया, फिर आपका उत्सर्जन तंत्र हो गया, प्रजनन तंत्र हो गया, कंकाल तंत्र हो गया, ये सब मानव तंत्र देख लीजिएगा। उसके बाद रोग, विभिन्न जो मानव में रोग होते हैं, बैक्टीरिया जनित रोग, वायरस जनित रोग, प्रोटोजोआ से कोई रोग होता है, मच्छर के काटने से कोई रोग होता है, तो इस सब का लिस्ट आपको मिल जाएगा, वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा पोषण निश्चित तौर पर देख लीजिएगा, उसमें आपका विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, इन सब के बारे में देख लीजिएगा। विटामिन्स का जो रासायनिक नाम होता है, किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सा खनिज किस पोषक तत्व में पाया जाता है और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ये सब जो है क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो विटामिन हो गया, एंजाइम्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हार्मोन हो गया, सूक्ष्म जीव वही बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ वगैरह जो हो गया, कवक वगैरह। इसके अलावा प्रमुख उपकरण एवं यंत्रों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका विभिन्न जो रसायन है उनका बाजार का नाम जो होता है, मार्केट का नाम जो होता है, ठीक है। जैसे सिंदूर का होता है आपका HGS होता है ना। तो इस प्रकार से आपका मार्केट में जो नाम होता है, रासायनिक नाम जो होता है और उसका सूत्र जो होता है वो निश्चित तौर पर याद कर लीजिएगा। फिर अगर हम आते हैं यहाँ पर आपका फिजिक्स में आते हैं तो ऊष्मा है, मतलब हीट है, प्रकाश है, लाइट है, इसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत है, उसके बाद मैग्नेटिज्म है, चुंबक है, इन सब से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैज्ञानिक खोज, बहुत सारे वैज्ञानिक खोजों से संबंधित क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा राशि में आपका सदिश राशि, अदिश राशि के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। इसके अलावा मापने का जो पैमाना होता है, जैसे SI पैमाना हो गया, CGS पद्धति हो गया, तो इन सब के बारे में पूछा जाता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, विभिन्न जो मात्रक होते हैं राशियों के मात्रक, उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जरूर लिस्ट देख लीजिएगा। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन देख लीजिएगा केमिस्ट्री में, ठीक। इसके अलावा केमिस्ट्री में रबर देख लीजिएगा, प्लास्टिक देख लीजिएगा, शीशा देख लीजिएगा, ठीक है। अणु परमाणु हो गया, परमाणु संरचना जो होती है वो देख लीजिएगा। इसके अलावा आवर्त सारणी जरूर देख लीजिएगा। और ये सब जो है आपके साइंस के प्रमुख टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सब निश्चित तौर पर देख लीजिएगा। इतना तो करना ही करना है, मिनिमम इतना करना है, ये मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं तो इधर आते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है आप विभिन्न देशों की राजधानी एवं मुद्रा देख लीजिएगा। जहां पर भी प्रधानमंत्री गए हैं या फिर किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए हैं, जो भी देश चर्चा में रहा है, तो उसका राजधानी और मुद्रा ये दोनों जरूर देख लीजिएगा। खास करके ऐसे देशों से पूछे जाते हैं जो मतलब कि याद नहीं रहने वाले होते हैं, ठीक है। तो इन सब पर एक बार लिस्ट पर नज़र जरूर मार लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका विभिन्न महादेशों की नदियां हो गई, जो बड़ी नदियां हैं, लंबी नदियां हैं, उनके बारे में देख लीजिएगा। पर्वत है, द्वीप है, कृषि उद्योग इत्यादि के बारे में देख लीजिएगा। किन फसलों का उत्पादन में भारत की रैंकिंग क्या है, सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में होता है, ठीक है।
गेहूं का, चावल का, चाय का, गन्ना का, इन सब का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? खनिज है तो चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन, फिर लोहा का सबसे ज़्यादा उत्पादन, सोना का सबसे ज़्यादा उत्पादन, हीरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है पूरे विश्व भर में, यह जरूर देख लीजिएगा। और भारत के स्तर पर भी किस स्टेट में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है यह भी जरूर देखना है, ठीक है। तो जो विश्व के लिए सही है वही भारत के लिए भी सही है, ठीक है। तो भारत के लिए राज्यों का स्थान और आपका विश्व के लिए भारत का स्थान, ये निश्चित तौर पर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद महासागरों के बारे में देख लीजिएगा। जलधाराएं जो है, गर्म जलधारा कौन सी है, ठंडी जलधारा कौन सी है, सबसे बड़ा गर्त कौन सा है, सबसे गहरा गर्त कौन सा है, ठीक है। इसके अलावा व्यापार मार्ग जो है आपका लाल सागर हो गया, स्वेज नहर हो गया, ये सब जो नहरें हैं विश्व स्तरीय, उनके बारे में जरूर देख लीजिएगा। स्वेज नहर है, पनामा नहर है, खास करके इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा विश्व में और भारत में जो भी जनजातियां हैं, वनस्पति हैं, अभ्यारण्य हैं, ठीक है, तो ये सब अभ्यारण्य या फिर जो टाइगर रिजर्व हो गया, ये सब के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर है आपका झील है, नहरें हैं, परियोजनाएं हैं, नृत्य या फिर कला है। एक बार आपका पिछले ही बार जब मैं एग्जाम दे रहा था तो नृत्य और कला से, लोक गीतों से क्वेश्चन पूछा गया, लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया, जनजातियों से भी क्वेश्चन पूछा गया था जब मैं एग्जाम दिया था, है ना। तो ये सब जरूर एकदम लिस्ट वाइज आपका मिल जाता है, मिसलेनियस में मिलता है, और वो निश्चित तौर पर रट के जाइएगा एकदम, ठीक है। पॉलिटी में आए तो अनुच्छेद हो गया, अनुसूची हो गया, भाग हो गया, ये तीनों तो निश्चित तौर पर आपको कंठस्थ होना चाहिए। अनुच्छेद में भी जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जैसे राष्ट्रपति से जुड़ा अनुच्छेद, उपराष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री, संसद, इन सब से जुड़ा हुआ जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, आपका CAG हो गया, फिर आपका CAG मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गया, इसके अलावा महाधिवक्ता हो गया, फिर आपका अटॉर्नी जनरल हो गया, इन सब से रिलेटेड चुनाव आयोग हो गया, हिंदी हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, इन सब से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनके बारे में जरूर देख लीजिएगा। और किस भाग में कौन कौन सी अनुसूची आती है, जैसे मौलिक अधिकार है तो उसमें कहाँ से कहाँ तक मौलिक अधिकार दिया हुआ है ना, तो ये सब निश्चित तौर पर देख लीजिएगा। इसके बाद मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, संसद है, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटी के चाहे तो आप मेरे वीडियोज भी देख सकते हैं और लूसेंट से भी आप यदि कवर कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर करके जाइएगा। ये सब टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऊपर ऊपर से कीजिएगा, बहुत डीप में जाने की जरूरत इसमें नहीं है। इसके बाद सिंधु सभ्यता है, वैदिक काल है, मगध है, मौर्य है, गुप्त है, ठीक है। आपका इतना ही करना है प्राचीन भारतीय इतिहास में, बाकी सब आप लोग पहले से पढ़ चुके होंगे, लेकिन इतना जो है ये 5 टॉपिक जरूर से जरूर कर लेना है। फिर आप मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आएंगे तो दिल्ली सल्तनत, खास करके गुलाम वंश में भी आपका मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी हो गया, बलबन हो गया, रजिया सुल्तान हो गया, इन सब के बारे में निश्चित तौर पर देख लीजिएगा। बिहार का एग्जाम है इसलिए बख्तियार खिलजी के बारे में जरूर देख लीजिएगा। मुगल काल में आ जाते हैं तो आप ग्रेट मुगल के बारे में केवल देखिए और साथ में शेरशाह सूरी के बारे में भी देख लीजिए। खास उसके अलावा दिल्ली सल्तनत में जो आपके स्थापत्य कला है, जो कला है, उसके बारे में देख लीजिए। और फिर जो है आपका जो विभाग है, विभिन्न विभाग और विभिन्न जो मंत्रालय हैं उनके नाम बड़े अजीब अजीब होते थे मध्यकालीन भारत में, तो वो भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास में। तो आधुनिक भारतीय इतिहास में आपका यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऊपर ऊपर से देखिएगा किसकी फैक्ट्री कब स्थापित हुई, कहाँ पर किसका मुख्यालय था, यही देखना है, ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। ब्लू वाटर पॉलिसी वगैरह थोड़ा बहुत जो है वो देखना है। इसके बाद गवर्नर जनरल एवं वायसराय आ जाइए, जो प्रमुख काम किए थे वही केवल देखना है। सती प्रथा का अंत किसने किया, विधवा पुनर्विवाह के लिए कानून किसने बनाया, किसने आपका प्रेस को स्वतंत्रता दिलाई तो किसने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया, ये सब जो महत्वपूर्ण काम है। बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ, जिस समय भारत आजाद था उस समय कौन था, प्रथम विश्व युद्ध के समय में कौन सा वायसराय था, यह सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही आपको देखना है, ज़्यादा कुछ नहीं देखना है उसमें, ठीक है। उसके बाद आते हैं कांग्रेस। तो कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों के बारे में वीडियो में मैंने बनाया है, वो देख लीजिए। इसके बाद फिर आपका या फिर किताब से पढ़ लीजिए। उसके बाद आपका आ जाता है उदारवादी युग, फिर आ जाता है आपका क्रांतिकारी युग। तो प्रमुख जो संगठन है, क्रांतिकारी संगठन, वो कहाँ पर थे, उसके नेता कौन थे और
क्या क्या काम किया उसने, उसके बारे में आपको देख लेना है। पूरा का पूरा लिस्ट आपको मिल जाएगा। फिर आपका जनजातीय विद्रोह है, या फिर जो आपका किसानों का विद्रोह है, या फिर प्रमुख संगठन जो स्थापित हुए देश में विदेश में, इन सब के बारे में आपको देख लेना है। उसके बाद फिर चले जाना है गांधी युग में आपका चंपारण सत्याग्रह महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन हो गया, जलियांवाला बाग कांड हो गया, उसके बाद फिर आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, है ना, गांधी इरविन पैक्ट हो गया, ये सब जो है गोलमेज सम्मेलन हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है। फिर भारत छोड़ो आंदोलन पहुंच जाइए तो गांधी युग के बारे में और गांधी जी के बारे में पर्सनल जो चीज़ें हैं वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको देखना है, ठीक है। और भारत का संवैधानिक विकास भी देख लीजिएगा, 1773 से लेकर के और 1947 तक, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक जितने भी कानून बनाए ब्रिटिश राज में, वो सब के बारे में देख लीजिएगा। खास करके जो आपका 1858 का कानून बना, जब सत्ता जो है वो कंपनी से महारानी के हाथों में चला गया। इसके बाद 1909 का एक्ट है, 1919 का एक्ट है, 1935 का एक्ट है, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। 1813, 1833 में जो एक्ट आए उन सब से क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं भारत का जो है भौगोलिक विभाजन देख लीजिए। भारत में जो नदियाँ हैं उनका उद्गम देख लीजिए, कहाँ पर गिरती हैं वो देख लीजिए, कहाँ पर मुहाना बनता है, कहाँ पर एस्चुअरी बनता है, कहाँ पर डेल्टा बनता है, ये सब देख लीजिए, ठीक है। सहायक नदियों पर भी एक बार नज़र मार लीजिएगा। खास करके बिहार में जो नदियां हैं उनकी सहायक नदी गंगा है, गंडक है, सोन है, इन सब की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में निश्चित तौर पर देख लीजिएगा। इसके बाद आपका मिट्टी देख लीजिएगा, बिहार की मिट्टी, भारत की मिट्टी। इसके बाद कृषि तो बता ही दिया, कृषि में जो किस फसल का उत्पादन कहाँ पर होता है। और आर्थिक समीक्षा में अपलोड किया हूँ, तो आर्थिक समीक्षा का वीडियो भी एक बार देख लीजिएगा बिहार का, तो वो इम्पोर्टेंट होगा, याद हो जाएगा। इसके अलावा वन एवं जलवायु हो गया, जलवायु के बारे में देख लीजिएगा, कहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, वर्षा की मात्रा कितनी होती है, वर्षा के कारण कौन कौन सी फसल किस क्षेत्र में उगाई जाती है, या फिर जो आपका वन क्षेत्र है वो कितना क्षेत्रफल में है बिहार में या फिर भारत में, है ना। ये सब जो आंकड़े होते हैं वो निश्चित तौर पर देख लीजिएगा। और उसके बाद खनिज एवं उद्योग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इतना टॉपिक आपको सब लुसेंट में मिल जाएगा, जो अपडेटेड आंकड़े हैं वो मेरे चैनल पर मिल जाएगा आपको। तो यही सब आपको करना है, और ज़्यादा टॉपिक नहीं दे रहा हूँ, इतना टॉपिक आपको निश्चित तौर पर करना है, और इसके अलावा काम नहीं चलेगा, बस इतना जान लीजिए, ठीक है। इसके बाद आ जाइए तो इकोनॉमिक्स आप छोड़ भी सकते हैं यदि आपको मन नहीं लगता, जैसे मेरी तरह आपका भी मन नहीं लगता है, तो मैं केवल आर्थिक समीक्षा और बजट देख करके चला जाता हूँ, ठीक है। लेकिन यदि आपको मन लगता है तो आर्थिक नीति देख लीजिएगा, ठीक है। और मौद्रिक नीति जो RBI लाती है उसके बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। बैंकिंग से संबंधित देख लीजिएगा। फिर MSP है, MSP आजकल बहुत चर्चा में है, किसान आंदोलन उसी के लिए अभी चल रहा है लगातार, कानून वापस होने के बावजूद। तो MSP की मांग पर किसान अड़े हुए हैं, तो MSP जरूर देख लीजिएगा कि कौन सा संगठन है जो MSP जारी करता है, ठीक है। इसके बाद आपका GDP है, GNP है, RBI के बारे में देख लीजिएगा। पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और मुद्रा से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है आर्थिक सर्वेक्षण और बजट, बस इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने डिटेल में आपको टॉपिक वाइज बता दिया है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं और देख लेते हैं कि क्या नहीं करना है आपको। तो नहीं क्या करना है, समय बर्बाद नहीं करना है दोस्तों। समय जो होता है ना वो पैसे से भी ज़्यादा कीमती होता है, ठीक है। आपका 10 रुपये का सिक्का गिर जाता है तो क्या आप उठाते नहीं है, उसको छोड़ थोड़ी देते हैं, नहीं छोड़ते हैं ना। आपको लगता है कि यार बर्बाद क्यों कर दें, है ना। तो उसी तरह से समय जो है वो तो पैसों से भी ज़्यादा कीमती है, तो समय को क्यों बर्बाद कर रहे हैं, ना। समय भी अगर आपका चला जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा, जैसे पैसा चला गया तो वापस नहीं आएगा, उसी तरह से पैसा भले ही वापस भी आ जाए, आप मेहनत करें तो हो सकता है किसी न किसी रूप में पैसा वापस आ जाए, लेकिन समय जो चला गया तो कभी वापस नहीं आएगा। और ये एक महीना एकदम डेडिकेटेड होकर के पूरा जान लगा दीजिए। शादियों का मौसम है, बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट करने वाले होंगे, लेकिन यार एक महीना नहीं जाएंगे शादी में तो क्या हो जाएगा, फिर फरवरी में शादी का मौसम आ जाएगा, अगले साल फिर शादी का मौसम आ जाएगा, अगले साल चले जाएंगे, अगले साल मस्ती कर लेंगे, लेकिन दरोगा बनने के बाद मस्ती करेंगे, है ना। ये सोच करके चलिए और एक महीना पूरा जी जान से लगा दीजिए, निश्चित तौर पर आपका रिजल्ट आपके हाथों में होगा, ठीक है। तो समय बर्बाद नहीं करना है। दूसरा, परीक्षा हॉल में आसान प्रश्न गलत नहीं करना है। बहुत बार होता है कि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, या फिर आसान प्रश्न देखा तो बिना ऑप्शन देखे बस
टिक मार दिया है ना। तो ये नहीं करना है, हर एक प्रश्न को अच्छे से गौर से पढ़ना है और हर एक ऑप्शन को भी गौर से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। समय आपके पास पर्याप्त होता है, ठीक है, 2 घंटे आपके पास होते हैं 100 क्वेश्चन के जवाब देने के लिए, तो पर्याप्त होता है समय। इसलिए क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है, कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है, ऑप्शन को भी 2 से 3 बार देखना है, उसके बाद ही आंसर देना है। आसान प्रश्न को गलत बिल्कुल नहीं करना है और आता हुआ प्रश्न में गलत ऑप्शन तो बिल्कुल ही टिक नहीं करना है। इससे आप एक एक नंबर से कट ऑफ से छूट जाते हैं और फिर बाद में बहुत अफसोस होता है घर पर आने के बाद। मैंने बहुत बार झेला है, इसलिए आपको कह रहा हूं, ठीक है। इसके बाद है कंफ्यूज्ड या नर्वस नहीं होना है, ठीक है। कंफ्यूज्ड या नर्वस नहीं होना है। अगर कठिन क्वेश्चन आएगा तो सबके लिए आएगा, आसान आएगा तो सबके लिए आएगा, है ना। तो आपको ये स्पेशल नहीं है, ठीक है। आप ही, ऐसा नहीं है कि आप ही पढ़ते हैं और आपको याद नहीं होता है। सब दुनिया में सब इंसान के साथ ऐसा होता है कि एक बार में याद नहीं होता है, बार बार पढ़ना होता है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है। जो स्थिति होगी वो सबके लिए होगी, केवल आपके लिए नहीं होगी, ठीक है। बहुत बार ऐसा होगा कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया, इसने इतने में सेटिंग कर ली, उसने उतने में सेटिंग कर ली, इस तरह का भी न्यूज आएगा। तो इन सब पर ध्यान नहीं देना है, जो होना होगा, हम अपने तरफ से बेस्ट देंगे, बस इतना सोच करके आपको जाना है, ठीक है। इसके बाद है ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। ओवर कॉन्फिडेंस में भी हम लोग काफी गलती कर देते हैं, ठीक है। तो वो भी गलती नहीं करना है, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है और ओवर कॉन्फिडेंट होकर के अपनी तैयारी नहीं छोड़ देनी है। मान लिया कि एक प्रैक्टिस सेट बनाए और उसमें जो है आपका 90+ नंबर आ गया, यार अब तो निश्चिंत है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, 90+ नंबर आ रहा है। तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है। लगातार नंबर ज़्यादा आ रहा है फिर भी और कोशिश कीजिए और उसको मेंटेन रखने का कोशिश कीजिए, अगर तैयारी अच्छी हो चुकी है तो भी। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है किसी भी हालत में, ठीक है। इसके अलावा भटकना नहीं है। भटकना कैसे होगा? तो ऑनलाइन बहुत सारे मटेरियल आ जाएंगे, अभी नए नए मटेरियल मार्केट में आ जाएंगे। बहुत सारे लोग जो है आपको राय देंगे कि ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ वैसे ही और भी बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे होंगे, तो अलग अलग वीडियो आप देखेंगे और बहुत सारा भटका होगा। तो इन सब के चक्कर में नहीं पढ़ना है और आपको केवल और केवल जो भी स्रोत आप पढ़ रहे हैं उसी को बार बार पढ़ना है। थोड़ा बहुत अपडेट जरूर कर सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। भटकाव बिल्कुल नहीं चाहिए अभी, ठीक। और उसके बाद कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। वही भटकाव नहीं होने का मतलब है कि कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे तो भटकेंगे नहीं। जितना पढ़ रहे हैं उतना काफ़ी है। कॉन्फिडेंस रखिए, अपने स्रोत पर विश्वास रखिए और निश्चित तौर पर आपका रिजल्ट होगा। यदि और भी कोई समस्या हो, वैसे मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। एक कोई किताब मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि अलग अलग लोगों के पास अलग अलग किताबें होंगी और मैं कुछ कोई ऐसा किताब बता दिया जो आपके पास नहीं है तो फिर आप चले जाएंगे मार्केट खरीदने। तो इसलिए मैं कोई एक किताब नहीं बता रहा हूं। तीनों का तीनों किताब जो है वो एक ही स्टैंडर्ड का है, बस 2 से 3% जो होता है क्वेश्चन ना वही इधर से उधर होता है, बाकी सब जो है बेसिक्स लिखते हैं और सब एक ही होता है, ठीक है। तो तीनों में से कोई भी किताब है आपके पास या फिर किरण की ही क्यों ना हो, कोई भी किताब हो आपके पास जीएस की, वो बेस्ट है, उसी से पढ़िए, दैट्स इट, ठीक है। और ये आपका ऑब्जेक्टिव का भी मैं कोई भी पब्लिकेशन का नाम नहीं ले रहा हूँ। हाँ, इसमें मैं बता सकता हूँ करंट अफेयर्स में कि आपका स्पीडी मुझे बेस्ट लगता है और बाकी जो है वो भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन स्पीडी मुझे बेस्ट लगता है पर्सनली, ये मैं आपको जरूर कहूँगा। स्पीडी आपको निश्चित तौर पर पढ़ना ही चाहिए, ठीक। बाकी अपना नोट्स बना चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आएगा और आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, कोई मन में शंका नहीं होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।